हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज और अर्थव्यवस्था की। दोस्तों, हमने कल बात की थी ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की, जिसमें हमने जाना था कि जो ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई है वह जन थी। और जन का जो प्रमुख होता था उसे हम कह सकते हैं कि भाई हम जनपति कह देते थे, हम गोप्ता कह देते थे, राजा कह देते थे, गोप्ता जनस्य कह देते थे, क्योंकि उसका जो प्रमुख उद्देश्य था, प्रमुख कर्तव्य था, वह था जनता की रक्षा करना। उसके बाद में हमने विष देखा, जिसका प्रमुख विषपति होता था। विष के बाद में हमने ग्राम देखा, जिसका प्रमुख ग्रामणी था। और ग्राम के बाद में हमने कुल देखा। और मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी जो इकाई है राजनीतिक संगठन की, सबसे छोटी इकाई जो है दोस्तों, वह क्या थी? वह कुल यानी परिवार, परिवार का मुखिया कुलप। ठीक है, राजनीतिक संगठन को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, थोड़ा जानेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के समाज के बारे में। यहां समाज कैसा था, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, समाज में क्या असमानता या हम कह सकते हैं ऊंच नीच का भाव व्याप्त था, क्या सामाजिक विभाजन व्याप्त था, और था तो वह किस रूप में था। वर्ण व्यवस्था को हम किस रूप में देखते हैं? वर्ण व्यवस्था कठोर थी या सरल थी? व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर परखा जाता था या कर्म के आधार पर उसको महत्व दिया जाता था? क्या व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता थी या नहीं थी? समाज के अंदर ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी? शूद्रों को क्या वर्ण मिलता है? पुरुष सूक्त के अंदर क्या वर्ण मिलता है 10वें मंडल में? ठीक है, ये हर एक चीज हम समाज में जानने वाले हैं। समाज में क्या क्या क्रियाकलाप होते थे। इसके अलावा हम जानेंगे ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था थी। हालांकि कृषि भी होती थी, लेकिन दोस्तों कृषि का बहुत कम उल्लेख है। 10,000 से भी ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि रचाएं हैं, उसमें केवल 24 सूक्त जो है वही जो है कृषि को समर्पित है, मात्र 24। इट मीन्स दोस्तों कृषि का थोड़ा महत्व कम नजर आता है। तो दोस्तों, हम यहाँ जानने वाले हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में। चलिए थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करूं तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हम जब पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता, हमारी प्राचीन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम जब जान रहे थे, तो हमने जाना था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। लेकिन यही हम ऋग्वैदिक कालीन समाज में देख रहे हैं कि जो अब जो है सत्ता वह पिता के हाथ में है। पितृसत्तात्मक सभ्यता, हमें पितृसत्तात्मक संस्कृति हमें यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का महत्व कम हो गया था। स्त्रियों को जायदेस्तम कहा जाता था, यानी कि स्त्री ही घर है, पत्नी ही घर है, यानी कि घर के अंदर महत्वपूर्ण स्थान। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी दोस्तों। उन्हें जो है हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार था। लोपा, घोषा, है ना, अपाला, बहुत सारी स्त्रियां हैं दोस्तों जिनका उल्लेख मिलता है, जिन्हें जो पर्याप्त शिक्षित थी। तो यहाँ पर एक बात आपको जाननी जरूरी है कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है, यहाँ पर दोस्तों पिता जो है यह परिवार का मुखिया होता था। संयुक्त परिवार प्रथा थी और दोस्तों पिता जो है वह परिवार का मुखिया होता था। अब यहाँ पर आपको एक लाइन मिल रही है कि पिता के जो अधिकार है वह असीमित, वह निरंकुश थे। वह संतान को दंडित कर सकता था, जैसा कि शून्यशेप व रजास्व की कथाओं में पता चलता है। भाई शून्यशेप और रजास्व की कथाओं में दोस्तों हमें पिता की शक्तियों का पता चल रहा है। ठीक है, शून्यशेप में हमें पता चलता है कि भाई साहब पिता जो है वह अपनी संतान को बेच देता है। रजास्व की कथाओं में पता चलता है कि भाई साहब पिता जो है वह अपनी संतान को जो है अंधा कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पिता अपनी संतान को दंड भी देता था और पिता जो है वह संतान के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता था। शून्यशेप और रजस्व की कथाएं इसका प्रमाण है कि पिता के अधिकार असीमित थे। परिवार में पिता का स्थान जो है दोस्तों वह प्रमुख होता था। यहां पर दोस्तों सीधी सीधी बात हो रही है पितृसत्तात्मक समाज की। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात हो रही है। चलिए, और वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम संभवतः मात्र सत्तात्मक मानते थे, बिकॉज दोस्तों वहाँ बहुत सारी जो हम कह सकते हैं कि खुदाई के दौरान बहुत सारी जो है महिलाओं की मरण मूर्तियाँ मिली है। बाकी यहाँ पितृसत्तात्मक समाज था। और जैसा कि मैंने बताया कि असीमित अधिकार थे पिता के पास। संयुक्त परिवार प्रथा थी। ठीक है, हम थोड़ा वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है, बैक करता हूँ मैं एक बार। सामाजिक जीवन में हमने देखा दोस्तों संयुक्त परिवार प्रथा थी और जो पिता है वह परिवार में हम कह सकते हैं प्रमुख होता था। उसके
अधिकार जो है वह असीमित और निरंकुश थे। उदाहरण के लिए ऋषुशेप और रिजास्व जिन्होंने अपने बच्चों को जो है दोस्तों बेचा और अंधा भी किया, इसे दंड देने के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये प्रमाण है। वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे आगे, क्योंकि आप वो स्लाइड पढ़ने लग जाते इसलिए मैं वैसे ले आया है ना। देखिए दोस्तों, वर्ण व्यवस्था की हम बात करें तो देखिए ऋग्वेद के अंदर जो है वर्ण शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो रंग के रूप में हुआ है, कलर के रूप में, स्किन के कलर के रूप में, रंग के रूप में, जिसमें दोस्तों आर्यों को जो है गोरा बताया गया है और कृष्ण रंग का जो है अनार्यों को कृष्ण रंग, सांवला कलर बताया गया है। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। वर्ण व्यवस्था दोस्तों बहुत सरल थी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास में। वर्ण व्यवस्था सरल होने से क्या तात्पर्य है, या हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों? इससे तात्पर्य यह है कि व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, वह अपने जन्म के आधार पर नहीं, वह अपने कर्म के आधार पर दोस्तों उसे महत्व दिया जाता था। यानी कि अगर कोई शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुआ है लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं तो दोस्तों वह ब्राह्मण वर्ण भी जो है ब्राह्मण वाला कार्य भी कर सकता था। अगर कोई ब्राह्मण है वह युद्ध में अच्छा है तो वह क्षत्रिय वर्ण भी अपना सकता था, क्षत्रिय वाला कार्य भी कर सकता था। कहने का मतलब यही है कि वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। व्यक्ति को जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर महत्व दिया जाता था। ठीक है, और वहीं दोस्तों हम आगे चलेंगे उत्तर वैदिक काल में तो वहां वर्ण व्यवस्था कठोर होती नजर आती है। व्यक्ति को वहां जो है दोस्तों हम कह सकते हैं कि जन्म के आधार पर ही महत्व दिया जाता था कि भाई ये ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है तो इसे ज़्यादा महत्व दीजिए, भले ही वो कितने भी बुरे काम करे, और ये शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है इसे इसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं करना है, भले ही फिर वह कितना भी अच्छा हो। तो ये अर्थ लिया जाता है वर्ण व्यवस्था का कठोर और वर्ण व्यवस्था के सरल होने से। समझे दोस्तों, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था हम कह रहे हैं बिकॉज ऐसा सिस्टम हमें वहां मिलता है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसी व्यवस्था मिलती है। वहां वर्ण शब्द का उल्लेख नहीं है, वहां वर्ण व्यवस्था नजर आती है हमें। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का जो है दोस्तों हमें एक प्रतिरूप दिखाई देता है, जहां एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और दोस्तों पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। मैं फिर बोल रहा हूं, वर्ण शब्द का जो उल्लेख है एक प्रकार से हम रंग के रूप में लिया गया है। ठीक है, आइए देखिए वर्ण व्यवस्था की बात करें। ऋग्वैदिक काल में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में दिखाई देता है, अर्थात गौरवर्णी आर्य और कृष्णवर्णी अनार्य होते थे। इस समय अनार्यों के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों। देखिए ये जो विशेषण है मैं आपको बता चुका हूं, ये चीज समझ में आ चुकी है बहुत सरल रूप में। देखिए दोस्तों, अनार्यों के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। देखिए जब मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है जब मैंने आपको बताया था कि जब आर्य जो है हिंदुस्तान में आक्रमण करते हैं तो इन्हें कुछ अनार्य जातियों से संघर्ष करना पड़ता है, और उन अनार्य जातियों के जो गुण थे वह हड़प्पा वासियों से मिलते जुलते थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई हड़प्पा वासियों को ही इन्होंने पराजित किया और वैदिक संस्कृति को जो है इन्होंने स्टैब्लिश किया। अनार्यों के लिए बहुत सारे शब्द यूज किए जाते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था और यहाँ फिर बता रहा। देखिए अनाश, ये कुछ शब्द पहले नहीं बताए थे जो यहाँ ले आया, और जो पहले बताए थे वह भी यहाँ पर है। अनाश यानी कि नासिका रहित या चपटी नाक वाले। अनार्यों की पहचान बताई गई है कि इनकी चपटी नाक होती थी। ठीक है, इसके अलावा मृगवाच, अपरिचित भाषा बोलने वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है, भाषा, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है ना। इनके कुछ गुण मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों से। अदेव्यु, वैदिक देवताओं को न मानने वाला, और वैदिक देवता दोस्तों इंद्र है, वरुण है, इनका उल्लेख दोस्तों हम ऋग्वैदिक हड़प्पा वासी तो दोस्तों किसे मानते, प्रकृति के पूजक थे और मातृशक्ति और पशुपति शिव को पूजते थे, है ना। तो अदेव्यु वैदिक देवताओं को न पूजने वाले, न मानने वाले। इसके अलावा अयजवन, वैदिक यज्ञों का न मानने वाले। शिशन देव, लिंग पूजक, लिंग को पूजते थे हड़प्पा वासी, है ना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हड़प्पा वासियों की तुलना अनार्यों से की गई है, माना गया है ना। चलिए, अकर्मण, वैदिक कर्मकांडों से शून्य। अमानुष, जो मानव जैसा व्यवहार नहीं करते। अमन, अमंत, यह अमंतु यानी जो किसी भी चीज का वस्तु को नहीं मानते हैं। वृष क्षिप्र, मोटे होठ वाले। और अन्य व्रत, वैदिकोत्तर व्रतों का पालन करने वाले, यानी वैदिकोत्तर यानी वैदिक के अलावा व्रतों का जो है पालन करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था के अंदर अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक समाज के अंदर वर्ण शब्द का उल्लेख केवल रंग के रूप में हुआ है। रंग जो है दोस्तों वह गोरा रंग बताया गया है आर्यों का, आर्यों को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, एक गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ ही श्रेष्ठ, कुलीन होता है। ठीक है, और बाकी कृष्णवर्णी बताया गया अनार्यों को। अनार्यों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर आपसे कुछ पूछ ले तो दोस्तों याद रखना। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित व्यवस्था के रूप में थी, क्योंकि एक स्थान पर ऋषि अंगिरस ने कहा है। देखिए दोस्तों, ये
ऋषि अंगिरस जो है 9वें मंडल में कुछ बोल रहे हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है दोस्तों, जिसके अंदर 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम यानी दोस्तों हम सोम देवता, जिसमें हम सोमरस का उल्लेख करते हैं, जो कि हिमालय की मूंजवत पर्वत श्रेणी से मंगवाया जाता था, जो कि एक पेय पदार्थ था, जो कि एक मादक पदार्थ था, जो कि देवताओं का प्रिय रस था, है ना। देखिए रिवीजन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, व्यक्ति को कर्म आधारित व्यवस्था के रूप में, यानी व्यक्ति को कर्म के आधार पर परखा जाता था कि इसके काम कैसे हैं, बजाय कि इसका जन्म किस कुल में हुआ है, समझे। अच्छा, तो इसका क्या उदाहरण है आपके पास कि ऋग्वेद के अंदर वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी? तो देखिए दोस्तों उदाहरण है, देखिए यहां पर क्या है। ऋषि अंगिरस ने कहा 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या कहते हैं, मैं कवि, कवि यानी कारु हूं, मेरी माता अन्न पीसने वाली, अन्न पीसने वाली या चक्की चलाने वाली, है ना, चक्की चलाने वाली आ जाए, उपल प्रशिक्षणी, एवं पिता वैद्य भीषज। दोस्तों वैद्य शब्द जो है वैदिक काल में डॉक्टर, वैद्य के लिए भीषज शब्द का प्रयोग हुआ है। पिता वैद्य है, हम अलग अलग कार्यों से जीविकोपार्जन करते हुए एक ही परिवार में निवास करते हैं, ठीक है। इट मीन्स दोस्तों ये एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही वर्ण के लोग हैं, और दोस्तों ये सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। देखिए एक तो कवि, एक दोस्तों आटा पीस रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, एक दोस्तों क्या है, डॉक्टर का काम कर रहे हैं। इट मीन्स यहां पर व्यक्ति कर्म के आधार पर उसे महत्व दिया जाता था, और यहां पर व्यक्ति को कार्य का चयन करने की स्वतंत्रता थी। उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे दोस्तों कि व्यक्ति जो है उसे कार्य का चयन करने की स्वतंत्रता नहीं है। भाई शूद्र जो है वह कभी ब्राह्मण वर्ण का कार्य नहीं अपना सकता था। यहां पर दोस्तों शूद्रों के अंदर अगर क्वालिटी है तो वो ब्राह्मण वर्ण का भी जो है कार्य कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते भी हैं। यदि वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, यदि उसमें इतनी क्षमता है। आगे चलकर तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि शूद्रों को वैदिक जो मंत्र सुनने का ही अधिकार नहीं था। उनके कानों में ऐसा बताया जाता भाई, उनके कानों में गरम गरम तेल डाल दिया जाता था, है ना, ताकि वो सुन ना सके, अगर सुन भी ले तो, है ना, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन है वो अच्छी थी, है ना। ये एक वाक्य है दोस्तों, ये हमें बता रहा है कि भाई साहब काम करने की फुल स्वतंत्रता थी, जिसको जो पसंद आए वो करो। भाई आज की हम बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आज भी हमारा जो समाज है वो कैटेगराइज्ड है ना, अलग अलग पिछड़ी जातियों को अलग कैटेगरी में डाला गया है, और सामान्य वर्ग है, अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड कैटेगरीज भी हम देखते हैं। तो लेकिन दोस्तों आज क्या है, आज भाई हर व्यक्ति जो है कोई भी काम कर सकता है। भाई कोई अगर निम्न कुल का भी है दोस्तों, तो वह क्या कलेक्टर नहीं बन सकता, कि वह भी आईएएस की तैयारी कर सकता है, बन सकता है। कोई उच्च कुल का है दोस्तों तो वो भी बन सकता है, बशर्ते कि उसमें योग्यता हो। उच्च कुल का व्यक्ति छोटे से छोटा भी काम कर रहा है आज, निम्न कुल के व्यक्ति बड़े बड़े पद पर भी दोस्तों आसीन है ना। तो क्या है ये है दोस्तों कर्म आधारित, यानी कि जिसका काम, जिसमें क्वालिटी है, जिसमें एबिलिटी है, वह वो काम करेगा। उसे इस आधार पर बिल्कुल नहीं बेदखल किया जाएगा कि आप जो है वह किस कुल से आते हो, है ना दोस्तों, समझ रहे हो ना। चलिए, तो यहां पर ये थोड़ा हमें देखने को मिलता है कि यहां पर सब कुछ समान था। एक और हमें चीज मिलेगी, ऋग्वेद का 3रा मंडल है दोस्तों। देखिए इन भारी भरकम पेजों को देख के घबराओ मत दोस्तों, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे समझो, एकदम सरल और सीधी भाषा में समझा रहा हूं। उसके बाद में जब इसको पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। 2 बार वीडियो देखो और उसके बाद में पढ़ो और मजे ले लो, ठीक है। देखिए ऐसा ही एक और उदाहरण मिलता है। देखिए ऋग्वेद में 3य मंडल में इंद्र को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे इंद्र। अब देखिए दोस्तों इतनी सारी बातें में लिखना यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज नेट का एग्जाम है, और नेट के अंदर आपको पता है डेप्थ में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लिख लिख के पढ़ाए। अब लिख लिख के दोस्तों कितना लिखूंगा 1 घंटे में मुश्किल से 4-5 पेज लिख पाऊंगा ऐसे। यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लेन करने में पूरा फोकस रहता है, ताकि आपको एक एक चीज आपके मस्तिष्क में बिठाई जा सके, है ना। तो देखिए यहाँ पर 3य मंडल में, है ना, 3रे मंडल के अंदर ही दोस्तों हम देखते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ना। तो देखिए ऋग्वेद के 3रे मंडल में इंद्र को संबोधित करते हुए क्या कहा गया कि हे इंद्र, सुनिए, हे इंद्र, सोमरस आपको प्रिय है, आप मुझे जन के लोगों का नायक बनाएं। सोमरस जो कि देवताओं का प्रिय रस था, सोमरस जो कि देवताओं का प्रिय रस था। क्या कहा जा रहा है कि आप मुझे जन के लोगों का नायक बनाएं, आप मुझे एक राजन बनाएं, राजन यानी राजा बनाएं, है ना। हमने अलग अलग बोलते भाई एक राजन है, उससे ऊपर सम्राट था, कल बताया था ना। आप मुझे राजन बनाएं, सोमरस का पान करने वाला ऋषि बनाएं, या मुझे अनंत संपदा का स्वामी बनाएं। इससे क्या पता चल रहा है, ऋग्वेदिक कालीन दोस्तों 3रे मंडल के अंदर बोला जा रहा है कि हे इंद्र आप मुझे कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, चाहे हमें सोमरस का पान करने वाला ऋषि बनाओ, चाहे आप मुझे जो है नायक बनाओ, चाहे मुझे राजा बनाओ, ठीक है। ये एक ऐसी बात मिलती है। इट मीन्स दोस्तों व्यक्ति को कुछ भी बनाया जा सकता था, चाहे वो किसी भी वर्ण में जन्म है, वो कोई भी काम कर सकता था, है ना। नहीं तो दोस्तों वो इतना सारे
बनने के लिए थोड़ी बोलता। अगर उसे ऐसा होता, अगर वर्ण व्यवस्था कठोर होती जहाँ पर केवल और केवल कर्म के आधार, जन्म के आधार पर व्यक्ति को परखा जाता, तो वहाँ फिर वो यही बोलता है भाई मेरा तो जन्म इस वर्ण में हुआ, मैं तो वैश्य हूँ, वैश्य वर्ण में हूं, तो मैं तो व्यापारी करूंगा, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूंगा, है ना। मैं शूद्र हूँ, मेरी जिम्मेदारी है ऊपर वाले 3 वर्णों की सेवा करना, मैं वही काम करूंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है क्या, मेरा काम है शिक्षा वगैरह देना, ठीक है, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, मैं वो करूंगा। और मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्या करूंगा, देश की रक्षा करूंगा, युद्ध करूंगा। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ कुछ भी बना दो, राजा भी बना सकते हो, एक राजा वाला काम भी कर रहा है, या फिर ऋषि भी बना सकते हो, है ना, या फिर नायक भी बना सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब है काम करने की आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी। मैं आपको पहले ही बताया कि दोस्तों जब ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल को पढ़ो तो थोड़ा ये दिमाग में रखना कि ऋग्वैदिक काल अच्छा काल था। किसकी तुलना में, उत्तरवैदिक काल की तुलना में। उत्तरवैदिक काल में तुलनात्मक गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों का उत्पन्न बताया गया। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ऋग्वेद में जो वर्ण है वो वर्ण ना होकर वो रंग के रूप में उल्लेख किया गया है ना, वो रंग के रूप में काम में लिया गया है। लेकिन ये जो व्यवस्था में दिख रही है, एक विराट पुरुष है जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से और जो पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हो रही दोस्तों, वो हमें देखने को मिलती है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था जैसी चीज है, ठीक है। आइए तो देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, एक फोटो भी है ना, वो फोटो मैं आज से बहुत समय पहले मैंने लगाई थी कहीं, है ना, और उसमें स्पष्ट दिया भी गया था मुख से, लेकिन वो फोटो आज मुझे मिली नहीं यार, मैं बहुत ढूंढा, पता नहीं कहाँ गई। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें भी बस ऐसा ही दिखाया गया कि पुरुष है और उसके मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। देखिए दोस्तों, समतावादी अगर आप ये बात करो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई साहब किसी भी काम को करने की आज़ादी थी, वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऋग्वैदिक काल में जो है समानता थी, समानता नहीं थी। हमें उच्च कुल के ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है और हमें निम्न कुल में शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है, हमें दासों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है, हमें सम्राट का भी उल्लेख मिलता है। इट मीन्स समाज में सामाजिक विभाजन तो व्याप्त था ही, भाई विभाजन तो व्याप्त ही है ना, हाँ, लेकिन कठोर विभाजन नहीं था ये कि भाई जहां जन्म लिया बस वही काम करो, बाकी जगह करोगे तो सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, ऐसा नहीं था। सामाजिक विभाजन था, मैं कह रहा हूं सामाजिक विभाजन था, लेकिन दोस्तों कोई भी काम है वह सारे काम ही जो है वो अच्छे माने जाते थे, किसी भी काम को जो दोस्तों बुरा नहीं माना जाता था। देखिए दोस्तों, अगर इस अवधारणा की हम बात करें तो देखिए, मुख से ब्राह्मण और ब्राह्मण सबसे उच्च कुल है, भुजा से क्षत्रिय, भुजाओं से यानी कि चलो रक्षा करनी है, ठीक है। हम जब हम जब पढ़ते हैं, जब मौर्य काल पढ़ते हैं, है ना, मौर्य काल में दोस्तों हम कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें एक सप्तांग सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसके सप्तांग सिद्धांत के अंदर उसने राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसके अंदर दोस्तों जो दुर्ग है उसकी तुलना भुजा से की गई। भुजा, दुर्ग जो है वो भुजा से तुलना की गई उसकी कि भाई साम्राज्य क्या करे, रक्षा करेगा, तो भुजाओं से रक्षा करने वाले क्षत्रियों की उत्पत्ति हो रही, ठीक है। जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हो रही है और पैर से शूद्र की। शूद्र को सबसे निम्न वर्ण का माना गया और शूद्र का कर्तव्य था ऊपर वाले 3 वर्णों की सेवा करना। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर अगर लेकिन देखा जाए, अगर हमारे शरीर में हम सबसे पवित्र चीज की अगर बात करें दोस्तों, सबसे पवित्र क्या है भाई, शूद्रों की उत्पत्ति अगर हम सिर्फ इसी आधार पर देखेंगे भाई पैरों से उत्पत्ति हुई है ना, एक ये मेरी एक अवधारणा, मेरी अवधारणा भी नहीं कह सकता दोस्तों, ये एक सोच है, हम कह सकते हैं, है ना, एक सोच है जो शायद आप भी सोचो तो आपको भी लगेगा कि बात तो सही है ना। देख, सोचना और बताना फिर आज। देखिए, पैर जो है सबसे पवित्र है अपने शरीर के अंदर, पैरों को ही हम छूते हैं। हम हमारे घर से जब बाहर निकलते हैं माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, पैरों को छूते हैं, क्योंकि चरणों में ही स्वर्ग है, ऐसा माना जाता है। हम बहुत सारे ऐसे भजन सुनते हैं जिसमें लिखा है कि भाई स्वामी तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए तो मेरा जीवन जो है वह स्वर्ग में बदल जाए, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, तेरी चरणों की मिट्टी मिल जाए, है ना। तो दोस्तों पैर जो है वह तो सबसे पवित्र चीज है हमारे शरीर में। भाई हम घर से बाहर निकलते हैं तो पापा के पैर छूते हो या फिर पापा के होठों को ऐसे पकड़ते, लो पापा आओ जो भी है बुरा मत मानना, है ना। तो क्या करते हो, होठों को कोई नहीं पूछता दोस्तों, है ना, पैरों को ही हम हाथ लगाते हैं, बिकॉज सबसे पवित्र जगह है। तो इट मीन शूद्रों की जो उत्पत्ति अगर हम आज की बात करें दोस्तों तो सबसे पवित्र जगह से ही हुई है। और दोस्तों पैरों पर ही पूरे शरीर की जिम्मेदारी रहती है ना, पूरे शरीर को हमारा संभाल रखा है। इट मीन शूद्र जो है वह ऊपर वाले 3 इनकी सेवा करते हैं, इनको संभालते थे, एक स्तंभ है एक प्रकार से ना। तो शूद्रों की उत्पत्ति अगर पैरों से हुई है तो
बुरा मानने की कोई बात नहीं है दोस्तों, पैर तो सबसे पवित्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि हमारा मुंह और ये तो जगह जगह पता नहीं कहाँ का, पैर तो सबसे पवित्र चीज़ है, समझ रहे हो। चलिए दोस्तों, जो भी है ये एक सोच है मेरी, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय एवं सामान्य प्रजा में वर्ण विभाजन सामाजिक वर्गीकरण प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया समानता थी सब में, बट हमें जो सोशल डिवीजन दिखता है, सामाजिक विभाजन दिखता है, ये विभाजन ही है और ये क्या है, ठीक है। चौथा वर्ण शूद्र केवल 10वें मंडल में ही ये है चौथा वर्ण यानी ये शूद्र, ये फोर्थ वर्ण है ना, चौथा वर्ण शूद्र केवल 10वें मंडल से ही प्राप्त होता है। यानी शूद्र जो है दोस्तों ये बहुत बाद का है ना, इस वर्ण की जानकारी में बहुत बाद वाले मंडल में मिलती है ना। तो शूद्र जो है केवल 10वें मंडल में ही हमें प्राप्त होता है, चौथा वर्ण जो है शूद्र केवल 10वें मंडल में ही हमें प्राप्त हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। कुछ दोस्तों याद करने लायक बातें भी है, जैसे कि ऋग्वेद में कुछ अनार्य सरकारों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि इलिवृष है, चुमुरी है, शंबर है, धुनी है, वर्चिन है। ये क्या है दोस्तों, ये कुछ अनार्य सरकारें हैं, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में फिशंग वर्ण का प्रयोग राक्षसों व पिशाचों के लिए किया गया है। एक ऐसा वर्ण जिसका यूज है राक्षस और पिशाचों के लिए किया गया है, जो युद्ध में कोलाहल उत्पन्न करने का कार्य किया करते थे। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें जिसे आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमने समाज देखा, समाज में परिवार, संयुक्त परिवार देखा, समाज में सामाजिक विभाजन देखा, वर्ण व्यवस्था देखी। अब दोस्तों समाज में हम स्त्रियों की स्थिति देखते हैं। रुकिए, स्त्रियों की दशा देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी देश के अंदर अगर किसी देश की स्थिति को जानना है कि इसकी स्थिति कैसी है, हम आजकल तो हैप्पीनेस इंडेक्स आते हैं, है ना, कि हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है भारत का कौन सा स्थान है, या फिर एशियाई देशों का, और हंगर इंडेक्स अलग से आते हैं भाई, भुखमरी, आज अलग अलग इंडेक्स आते हैं ना। कहने का मतलब यही है कि ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि भाई अगर किसी देश की स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, इट मीन्स वह देश बहुत अच्छी व्यवस्था में, अच्छी कंडीशन में है। अगर आपको किसी देश की स्थिति के बारे में जानना हो तो आप वहाँ की महिलाओं की स्थिति के बारे में जान लो। चलिए छोड़िए, देश को छोड़िए, आप अपने परिवार की बात कीजिए। आप अगर किसी के परिवार में कोई स्त्री दुखी है, उसे खुश नहीं रखा जाता है ना। देखिए ऐसा नहीं है, कई बार स्त्रियां भी गलत होती है, लेकिन मोस्टली अगर मैं बात करूं कि अगर पुरुष जो है वह अपनी वाइफ को खुश नहीं रखता है, या फिर हम कह सकते हैं कि परिवार में अगर स्त्री को सम्मानजनक दर्जा नहीं देता है, तो उसके पड़ोसी क्या बोलेंगे कि यार ये लोग अच्छे नहीं है ना। अच्छे नहीं है किस आधार पर बोलेंगे, क्योंकि इस घर में स्त्रियां खुश नहीं है, महिलाएं खुश नहीं है, महिलाओं को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, घरेलू हिंसा जैसे बहुत सारे मामले आते हैं सामने, है ना। लॉकडाउन में तो बहुत सारे आए थे। तो कहने का मतलब है अगर किसी घर की स्थिति जाननी है तो वहाँ महिला की स्थिति जानो, भाई आप कैसी हो। महिला बोलेगी हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मेरे परिवार वाले बहुत अंडरस्टैंडिंग है, समझते हैं, इट मीन्स दोस्तों घर अच्छा है। किसी से पूछोगे कि ये घर बुरा क्यों है, तो वो यही कहेगा कि यार यहाँ औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो किसी समाज के बारे में जानना हो दोस्तों, तो उस समाज के बारे में जानने के लिए भी आपको थोड़ा जान लो कि वहाँ की स्त्रियों की दशा कैसी, स्त्रियों की कंडीशन अच्छी है, इट मीन्स समाज अच्छी व्यवस्था में है, समझ रहे हो। आज का लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, बिकॉज दोस्तों मुझे भी आनंद आ रहा है पढ़ाने में, बहुत आराम से और बहुत ही अच्छे से। देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि माता के रूप में स्त्रियों को साज में उच्च स्थान, है ना, माता के रूप में स्त्रियों को साज में, समाज में, ये साज नहीं समाज है, समाज में, ठीक है, समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। ये विभिन्न कर्मकांडों में भाग लेती थी और प्रधान रानी स्त्री की अनुपस्थिति में कोई भी कर्मकांड संपूर्ण नहीं होता था। इट मीन्स घर की जो महत्वपूर्ण रानी है, यानी कि घर का मुखिया और उसकी जो वाइफ है वो प्रधान रानी हो गई, उसकी उपस्थिति में ही सारे काम होते। दोस्तों जाय देस्तम, क्या जाय देस्तम, इस शब्द को याद रखना आप, है ना। ये शब्द है दोस्तों, हालांकि आगे है शायद नहीं है, देखता हूं मिल भी जाएगा। जाय देस्तम, जाय देस्तम शब्द जो है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पत्नी ही ग्रह है। जाय देस्तम, पत्नी ही ग्रह है। शायद आगे मैंने डाला भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन चलो डाला नहीं डाला तो यहां देख लेना, होगा तो वो आगे कर देंगे एक्सप्लेन। सुनो तो देखिए ऋग्वेद में जाय देस्तम शब्द मिला है ना, जाय देस्तम शब्द मिला है, इट मीन्स पत्नी ही ग्रह है। इसका मतलब है पत्नी ही घर है, यानी कि घर में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, पत्नियों को घर में महत्वपूर्ण स्थान दिया, भाई पत्नी ही घर है,
पत्नी के बिना घर नहीं है। और दोस्तों अगर आज की कंडीशन देखें तो 10 दिन पत्नी मायके क्या चली जाए, घर पूरा जंगल बन जाता है ना। ब्रश जो है वह रसोई में पड़ा है, चम्मच जो है वह वॉशरूम में पड़ी है है ना, कंडीशन हो ही जाती है दोस्तों, कितनी कोशिश करें। अभी हम तो अकेले ही रहते हैं भाई, है ना। शादी बाद में स्थिति सुधर जाए तो अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं, होने ही वाली है बहुत जल्दी। तो दोस्तों पत्नी ही घर है, ठीक है। ये जायदे स्तंभ शब्द का मतलब है, याद करना, ठीक है। ये शब्द हमें बताता है कि समाज में, या हम कह सकते घर में पत्नी की स्थिति अच्छी थी। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। हमें घोषा, अपाला, विश्वारा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी स्त्रियों के नाम प्राप्त होते हैं। उन्होंने कुछ वैदिक रचनाओं की रचना की थी, है ना। कुल मिला के ऐसे लगभग 20 नाम ज्ञात होते हैं जो पर्याप्त शिक्षित थी। 20 नाम महिलाओं के ज्ञात होते हैं। अब देखिए दोस्तों, घोषा, हम गार्गी सुनते हैं, गार्गी हम उत्तरवैदिक काल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार दिया जाता है ना महिलाओं को, गार्गी पुरस्कार भी, भाई गार्गी भी विदुषी थी उत्तरवैदिक काल में पढ़ेंगे। तो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है भाई 75 पर, शायद 75 प्लस आने पर, है ना, महिलाओं को जो है रुपए पैसे दिए जाते हैं। तो वो गार्गी क्यों दिया, क्योंकि गार्गी जो है वह क्या थी, एक विदुषी थी। वैसे ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं के देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है भाई, कौन कौन सी महिलाएं ऋग्वैदिक कालीन जो है विदुषी महिलाएं, है ना। देखिए घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वारा, ये महिलाएं शिक्षित महिलाएं थी, ठीक है। महिलाओं का उपनयन संस्कार भी होता था, भाई शिक्षा से पहले संस्कार किया जाता है। लेकिन दोस्तों उपनयन संस्कार के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, वो आगे चलकर मिलते हैं। फिर भी ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का संस्कार होता था, बिकॉज महिलाओं का जो विवाह है वो दोस्तों बाल विवाह नहीं होता था। महिलाओं का बाल विवाह नहीं होता था, कम से कम 16 या 17 वर्ष की आयु में महिला का विवाह किया जाता था। या फिर कहीं कहीं बुक्स में मिलता है कि जब महिलाओं के जो मासिक चक्र शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद से जो है महिलाओं की क्या होती थी, विवाह होता था। इट मीन्स पढ़ाई के लिए उसे पर्याप्त समय मिल जाता था। भाई बाल विवाह नहीं होता था, इसका मतलब पढ़ाई के लिए उसे पर्याप्त समय मिल रहा है ना। तो यहाँ पर विदुषी महिलाएं, और दोस्तों और बहुत सी महिलाएं हैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नाम है कुछ, देखिए अर्चनाना है, गोर्तबीती है, विषपला है, मुदगलानी है, शची सिक्ता है, निवावरी है, आत्रेयी है, पोलोमी है, काक्षावृति है, इंद्राणी आदि स्त्रियों के नाम आते हैं जो पर्याप्त शिक्षित थी। मुख्य रूप से घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वारा ऐसी महिलाएं आती है। महिलाएं जो है दोस्तों समाज में अच्छी कंडीशन थी, पढ़ती थी। विदुषी महिलाओं को ऋषि का, दोस्तों याद रखना, ब्रह्मवादिनी, ये शायद आया भी हुआ एग्जाम में, ऋषि का कहा जाता था, याद रखना, ठीक है। पुत्री का उपनयन संस्कार होता था, हालांकि इस संस्कार का स्पष्ट उल्लेख बाद में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आ गया ना शब्द, इसके अलावा ऋग्वेद में जायदे स्तंभ, पत्नी ही ग्रह है का उल्लेख मिला है। इट मीन्स महिलाओं का जो महत्व है दोस्तों वो ये शब्द हमें बता रहा है, ठीक है। वेरी गुड, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर अगर हम देखें कि स्त्रियों को किन क्षेत्रों में कुछ सीमित अधिकार थे, किस क्षेत्र में स्त्रियों के अधिकार सीमित थे, तो देखिए दोस्तों ऋग्वैदिक समाज स्त्रियों को केवल 2 दृष्टि से अयोग्य समझता था। एक तो राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं, ठीक है, और संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं। ये 2 अधिकार जो है महिलाओं के हाथ में नहीं थे। हालांकि दोस्तों अभी नई नई रिसर्च हो रही है ना, बहुत सारे जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि नहीं, महिलाओं के अधिकार, संपत्ति संबंधी अधिकार भी स्पष्ट थे। पुत्र, पिता की मृत्यु हो गई या फिर पुत्र नहीं है ना, तो संपत्ति संबंधी अधिकार जो है वो स्पष्ट थे। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर बुक्स में यही मिलता है कि वो अलग अलग वो सोच है, सबका मानना है, लेकिन मुख्य रूप से संपत्ति संबंधी अधिकार और राजनीति में भाग लेने का जो है अधिकार वह नहीं था। देखिए सभा व विदत संस्थाओं में स्त्रियां भाग ले सकती थी, है ना। सभा भी तो राजनीतिक इकाई है। अब आप कहोगे भाई सर आप कह रहे हो कि राजनीति में भाग लेने का अधिकार ही नहीं था, यहाँ पर तो सभा के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर रही है, विदत के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। आपने कल हमें बताया था विदत जो है वह वैदिक आर्यों की प्राचीनतम गणतंत्रात्मक संस्था है ना, जिसके अंदर स्त्रियां भी पार्टिसिपेट करती थी। विदत का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर 122 बार हुआ है, लेकिन उत्तरवेदी काल में विदत समाप्त हो जाती है, बिकॉज अथर्ववेद के अंदर मात्र 22 बार उल्लेख मिलता है ना। तो आप, लेकिन दोस्तों राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं। देखिए सभा समिति बैठकों में बैठ सकती थी, है ना, लेकिन जो मुख्य जो अधिकार था वो पुरुषों के पास ही था, समझ रहे हो, इसमें बैठ सकती थी, है ना। यज्ञों के अंदर भी बैठती थी महिलाएं घरों के अंदर, है ना, लेकिन दोस्तों मुख्य अधिकार जो है वह पुरुषों के हाथ में ही रहता था। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से और संपत्ति के अधिकार से दोस्तों इन्हें यहाँ पर थोड़ी सीमित, इनके जो हम कह सकते हैं कि अधिकार वो थोड़े सीमित थे, ठीक है। सभा के बारे में आपको पता है, 8 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, समिति का 9 बार, सभा और समिति को कल मैं स्पष्ट कर चुका हूं। आइए आगे चलते हैं। आगे देखो, समाज में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। पर्दा प्रथा जो है नहीं प्रचलन में था इतना, है ना। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। विवाह की सामान्य आयु 16-17 वर्ष थी। इस कारण स्त्रियों को शिक्षा के लिए उपयुक्त समय मिल जाता था। ज़्यादा 16-17 उम्र की, आजकल तो दोस्तों 30-30 साल की महिलाएं जो शादी करती है, बिकॉज आजकल फर्स्ट प्रायोरिटी हो चुका है क्या,
अपने पैरों पे खड़ा होना। बिकॉज शादी हो रही है, महिला शादी करके दूसरे घर में जा रही है दोस्तों, कुछ पता नहीं आगे की लाइफ का, महिलाओं की लाइफ आगे का कुछ पता नहीं, भाई घर में कैसी स्थिति होगी, सम्मानजनक होगी कि नहीं होगी। तो कम से कम पढ़ी लिखी होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो दोस्तों किसी के सहारा नहीं रहना पड़ेगा, है ना। खुद का खर्चा चला पाएगी। मान लो शादी बाद में बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद में परिवार के अंदर जो है व्यवहार अच्छा नहीं रहता, तो बच्चे का भी पालन पोषण कर पाएगी। तो आज समाज को देखते हुए, बदलते परिदृश्य को देखते हुए, महिलाओं के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना, और महिलाओं के लिए दोस्तों स्वयं की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए स्वयं दोस्तों हम कह सकते हैं भाई कार्य करने जो है वो ज़रूरी हो चुका है। इसलिए महिलाएं आजकल जो है, आजकल तो 30-30 वर्ष तक शादी करती है। हमारे घर में खुद मेरी जो सिस्टर है दोस्तों, वो खुद पहले लेक्चरर बनी, उनका था नहीं पहले गवर्नमेंट जॉब लगना है, लेक्चरर बनी, उसके बाद में शादी हुई, है ना, लगभग 29-30 साल की उम्र में, अभी हाल ही में हुई है। तो कहने का मतलब ज़रूरी भी है, हम खुद फैमिली वाले भी खुद प्रमोट करते हैं नहीं पैरों पे खड़े हो, क्योंकि दोस्तों अगले घर का कुछ पता नहीं। यहाँ पर ऐसा माना जाता था भाई यहाँ पर 16-17 पर्याप्त उम्र थी, मेन पर्याप्त, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब महिलाओं के मासिक चक्र शुरू होने के पश्चात ही विवाह होता था, है ना। वह भी एक संकेत है कि अब महिला जो है वह एक प्रकार से उसका शरीर जो है वह इस प्रकार हो चुका है कि हाँ वह शिशु को भी जन्म दे सकती है ना, गर्भ धारण कर सकती है। चलिए, तो 16-17 वर्ष की आयु में स्त्रियों को जो है शिक्षा के लिए उपयुक्त समय मिल जाता था, उपयुक्त समय मिल जाता, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को अपने वर के चयन की स्वतंत्रता थी। भाई हस्बैंड चुनो तो अपनी मनपसंद का चुनो, जबरदस्ती नहीं दोस्तों। वो नहीं कि भाई देखो सरकारी नौकरी का कमाल और एकदम जेड ब्लैक लड़का खड़ा है और लड़की गोरी चिट्टी, है ना। ऐसा आजकल बहुत सारे मीम्स बनते हैं, रील्स बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर महिला को स्वतंत्रता थी, वह अपने पति को, स्वयंवर जैसे बहुत सारे हमें आयोजन देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में ऐसे अनेक उत्सवों का उल्लेख मिलता है जहाँ कन्या अपने वर का चयन करती थी। हालांकि विवाह के समय पिता की अनुमति आवश्यक थी। हाँ, चयन कर लो कि पापा मुझे ये पसंद है, पापा से जरूर पूछो, है ना, पसंद कर लो, लेकिन पापा का इंटरफेयर जरूरी है। नहीं पापा कहें बेटी आप तो खुद कर रहे हो ना। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं है यार, ये इनको क्यों, एकदम सरल चीजें हैं। आप देखिए एक समाज है, समाज के अंदर महिला की स्थिति है, राजनीतिक संगठन है, अर्थ, एकदम समान और सरल चीजें हैं। इन्हें आप एकदम एंजॉय के रूप में लोगे दोस्तों, कभी दुख नहीं देगी चीजें, है ना, लाइफ बना देगी, सामान्य बात है। आगे देखिए, समाज में सामान्यतः एक पत्नी विवाह का प्रचलन था, लेकिन हमें बहुपत्नी तथा बहुपति विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे कि सूर्य की पुत्री सूर्य का विवाह अश्विन बंधुओं से हुआ। वैसे मुख्यतः दोस्तों एक पत्नी, एक पुरुष एक पत्नी रखता था, और आगे लेकिन हमें बहुपत्नी और बहुपति के भी हमें दोस्तों क्या मिल जाते हैं, साक्ष्य मिल जाते हैं। शारीरिक दोष युक्त कन्या के विवाह के में पिता द्वारा कुछ धन दिए जाने की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे वहतु कहते हैं। दोस्तों ये वहतु शब्द इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है एग्जाम में। देखिए ऐसा नहीं है कि ये एक प्रकार से अगर आएगा ना क्वेश्चन वहतु, तो वहतु क्या है भाई, विवाह के समय दी जाने वाली उपहार। आप ये ले सकते हैं कि विवाह के समय कन्या को दिए जाने वाले उपहार, ठीक है, ये है। आप मोटे रूप से इसको इस रूप में देखें, एक पर हम दहेज बोल सकते हैं ना, ये है, ठीक है। बाकी ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो कंवारी भी रह सकती थी। अमाजू शब्द का उल्लेख यहाँ पर होगा शायद, हाँ ये रहा। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा गया है। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है भाई, इट मीन्स पति अपनी मर्जी से चुन सकती थी, स्वतंत्रता है, और अगर पति अपनी मर्जी का पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ऐसा जरूरी नहीं भाई शादी करो ही, घर बसाओ ही, स्वतंत्र भी रह सकती थी, अविवाहित भी रह सकती थी। और देखिए दोस्तों अमाजू का मतलब है सदैव अपने पिता के साथ रहने वाली, विवाह नहीं कर रही है, इट मीन्स अपने पापा के घर पे रह रही, सदैव अपने पिता के घर में रहने वाली, ठीक है। आगे देखिए, इस काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के संकेत मिलना आरंभ हो जाते हैं, हालांकि स्पष्ट रूप से उत्तर वैदिक काल में दिखाई दे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दोस्तों ये दो वैवाहिक व्यवस्थाएं हैं, जिसके अंदर अनुलोम विवाह के अंदर पुरुष जो है वह उच्च कुल का होता है और महिला उससे निम्न कुल की होती है, और इसका जस्ट अपोजिट जो है दोस्तों हमें प्रतिलोम विवाह में देखने को मिलता है। अनुलोम विवाह, इस विवाह में पति उच्च वर्ण का है और पत्नी जो है वह निम्न वर्ण की है। जैसे एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय से विवाह कर ले, और दोस्तों प्रतिलोम विवाह इसका जस्ट अपोजिट है, एक क्षत्रिय है एक ब्राह्मण से विवाह कर ले। एक क्षत्रिय जो पुरुष है, इसमें वर जो है वह निम्न वर्ण का है, क्षत्रिय पुरुष है और ब्राह्मण जो है कन्या है ना, एक उदाहरण दिया मैंने आपको। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या हो गया दोस्तों, अनुलोम विवाह पति उच्च वर्ण का, महिला निम्न वर्ण की। प्रतिलोम विवाह पति जो है वह निम्न वर्ण का और महिला उच्च वर्ण की, है ना। इसके कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, एग्जाम में आ जाए तो देख लेना। देखिए प्रतिलोम विवाह के उदाहरण क्या है, ब्राह्मण विमद व राजकन्या कमधु का विवाह, ये दोस्तों अनुलोम विवाह का उदाहरण है, यानी कि इसमें पुरुष जो है वह उच्च कुल का है ना, और महिला जो है वह निम्न कुल की है, ठीक है।
ब्रह्म ऋषि श्यावाश्व का राजा रथवीति की कन्या दार्म का विवाह, ब्रह्म ऋषि अगस्त्य का विदर्भ राज कन्या लोपामुद्रा से विवाह। ठीक है। इसके अलावा प्रतिलोम विवाह के उदाहरण की बात करें तो महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का राजा ययाति से विवाह, यानी कि प्रतिलोम विवाह इट मीन्स यहाँ पर जो लड़की है वह उच्च कुल की है, पुरुष निम्न कुल का है। ठीक है। और महर्षि अंगिरस की पुत्री का राजा असंग से विवाह, ये हमें प्रतिलोम के उदाहरण मिलते हैं। आ जाए एग्जाम में दोस्तों तो याद रखना, पूछे जाते हैं। आगे देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के विवाह सूक्त में पूषण का उल्लेख विवाह के देवता के रूप में हुआ है। देखिए दोस्तों, पूषण एक महत्वपूर्ण देवता है। वैसे तो दोस्तों पूषण जो है मुख्य रूप से देवता किस चीज का होता था भाई, ऐसा बताया जाता है पूषण के रथ को बकरे खींचा करते थे, है ना, ये मार्गों का है ना, इनका रखवाला हुआ करता था ये पूषण देवता। लेकिन दोस्तों विवाह के रूप में भी जो है क्या कह सकते हैं हम, विवाह के रूप में भी सड़कों वगैरह मार्गों का रखवाला होता है, बाकी विवाह के रूप में भी इसे पूजा जाता था। विवाह का देवता भी पूषण कहलाता था। अभी जब हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें हम ऋग्वैदिक कालीन समाज में धर्म के अंदर जो जो देवताओं को महत्व दिया गया, इंद्र को, अग्नि को, वरुण को, है ना, मित्र है, सूर्य, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है। तो विवाह का देवता कहा गया। इस काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा को मान्यता थी। देखिए दोस्तों, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में एक जगह पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि स्त्री जो है वह अपनी पति की चिता के अंदर लेटती थी, यानी कि जब चिता लगाई गई है तो वह उसके साथ जाके लेट जाती थी। लेकिन उसके बाद में उसके परिवारजनों द्वारा और आसपास के लोगों द्वारा आग्रह किया जाता था कि आप खड़ी हो जाइए, है ना, और आ जाइए। बस एक फॉर्मेलिटी टाइप हम मान सकते हैं। उसके बाद में वो आ जाती थी और उसके बाद में पति को जो है वह चिता में जला दिया जाता था। तो कहने का मतलब सती प्रथा नहीं थी। ठीक है। विधवा तथा नियोग प्रथा की मान्यता थी। विधवा विवाह यानी कोई विधवा है तो उसका विवाह संपन्न हो सकता था। नियोग प्रथा को दोस्तों समझिए, नियोग प्रथा क्या होती है। नियोग प्रथा दोस्तों जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक जो वाइफ है वह पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बना रही है ना। तो आप बोलोगे सर जी पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ क्यों बना रही है, अपने पति के साथ बनाए, ये कौन सी बात हुई। लेकिन देखिए दोस्तों इसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग जो है दोस्तों अलग अलग हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन जो ऋषि हैं उन्होंने अलग अलग व्यवस्था की है नियोग प्रथा के अंदर। जैसे कि कईयों का मानना है कि अगर मान लीजिए किसी स्त्री का पति जो है वह नपुंसक हो, या हम कह सकते जिसमें मर्दों वाले गुणों का अभाव हो, है ना, नपुंसकता हो जिसके अंदर, तो वह स्त्री फिर क्या कर सकती है, भाई ऐसा विवाह हो जाए जिसमें हस्बैंड जो है नपुंसक हो या फिर वह पुत्र जो है उसे देने में गर्भ धारण करवाने में सक्षम न हो, तो फिर वह अपने देवर के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाकर पुत्र प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा और बहुत अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अगर मान लीजिए कि कोई स्त्री है, उसका हस्बैंड जो है, पति जो है, वह शादी के पश्चात उसे छोड़कर विदेश चला जाता है, फिर 5-7 साल तक नहीं आता है वापस, तो भी फिर वह ये काम कर सकती है, कभी आता ही नहीं है। या फिर हम मान सकते हैं भाई अगर किसी स्त्री का जो पति है वह मानसिक रूप से परेशान हो जाए, या फिर दोस्तों किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए, तो इन व्यवस्थाओं के अंदर मुख्य रूप से फिर देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर, यानी कि कहने का मतलब है कि भाई हमारा जो ब्लड है वह हमारा ही रहे, है ना, भाई देवर के साथ ही क्यों, बिकॉज वो उसका छोटा भाई है और वो उसी में वही खून है, इसी परिवार का खून है, तो हमारा ब्लड हमारे घर तक ही रहे, ये नहीं तो देवर से विवाह करके फिर हम क्या करें, संतान उत्पत्ति करें। ऐसे उदाहरण है जैसे पुरुध्वन वृद्धति तथा कुत्सानी नामक महिलाओं ने नियोग प्रथा से पुत्रों की जो है प्राप्ति की थी। ये नाम आ जाए तो याद रखना। स्त्रियां युद्ध में हिस्सा लेती थी, लेकिन युद्धों का नेतृत्व तो पुरुष ही किया करते थे। युद्ध में हिस्सा ले सकती थी भाई स्त्रियां, जो शिक्षा ग्रहण करती थी उसके अंदर युद्ध कौशल ये सारी शिक्षा जो निहित थी। ठीक है, आगे देखिए। अब हम मनोरंजन के साधन की बात करें। मनोरंजन के साधनों के रूप में यहाँ के लोग क्या, भाई समाज है तो समाज में महिलाएं भी देखेंगे, समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था परिवार भी देखेंगे, समाज के अंदर मनोरंजन के साधन भी देखेंगे, है ना, सब देखेंगे। तो देखिए मनोरंजन के रूप में कुछ नहीं दोस्तों, हम कह सकते हैं भाई रथ दौड़ होती थी, घुड़दौड़ होती थी, पशुओं को लड़ाया जाता था, ठीक है, आखेट शिकार कर लिया जाता था, ठीक है, बहुत सारे काम किए जाते थे। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के मनोरंजन के साधन के रूप में पशु दौड़, रथ दौड़, घुड़दौड़, घृत कीड़ा, पशु युद्ध, संगीत नृत्य, पासा यानी चोपड़ा हम बोलते हैं ना, चोपड़ा बोलते हैं, चोपड़ा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। भाई धृत कीड़ा क्या होती है, जुआ लगाना। पुरोहित जो है राजा का साथ देता था धृत कीड़ा में, उसको बताता था ऐसे लगा वैसे लगा ना। तो ये मनोरंजन के साधन है। इसके अलावा दोस्तों कुरकरी, वीणा, दुदुम्बी वाण और तुण, बांसुरी, श्रृंग, शंख आदि का, यानी कि मनोरंजन के लिए वीणा, शंख वगैरह, बांसुरी बजा लिया करते थे, ठीक है, संगीत नृत्य करते थे, ठीक है। चलिए ये सामान्य सी बात है भाई, इन चीजों से मनोरंजन करते थे। आगे देखिए, वस्त्र एवं आभूषण। अब यहाँ के लोगों के वस्त्र और आभूषण की बात करें, देखिए दोस्तों, है ना, तो देखिए वास, अधिवास और निवि, ये 3 शब्द याद रखना। इसको वास की जगह वासस भी आ सकता है ना।
वासस भी आ सकता है, अधिवासस भी आ सकता है और नीवी भी आ सकता है, एक ही बात है ना। तो देखिए वासस भी आ सकता है, वासस, अधिवासस, नीवी। देखिए कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है ना, कमर के ऊपर पहने जाने वाला ये वस्त्र है, ठीक है, वस्त्र, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, यानी कि देखिए दोस्तों नीचे हम जीन्स वगैरह कुछ भी पहन लेते हैं, वो पहले के लोग अलग पहन, टॉप मान लो, गर्ल्स टॉप मान सकते हैं, पुरुष जो है टी शर्ट शर्ट मान सकते हैं ना। कमर के ऊपर पहने जाने वाला। अधिवास क्या होता है दोस्तों, ऊपर से धारण किया जाने वाला, ऊपर से धारण यानी कि जैसे कोई शॉल ले लिया ऊपर से, है ना, शॉल वगैरह ऊपर से ओढ़ लेते हैं ना, कंबल कुछ शॉल टाइप कुछ ले लेते हैं, जैसे लड़कियां दुपट्टा ले लेती है ऊपर से, है ना। नीवी होता है कमर से नीचे पहना जाने, आप तो याद रखो वास और नीवी, नीवी यानी नीचे, नीवी नीवी नीचे यानी कमर से नीचे, है ना, कमर से नीचे इट मीन्स कोई नीचे वाला पैंट पजामा टाइप कुछ भी, है ना, कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, ठीक है, वस्त्र। और वास कमर से ऊपर, अधिवास जो है ऊपर से धारण किया जाने वाला, ठीक है। इसके अलावा उष्णीय जो है दोस्तों पगड़ी होती थी। कुंभ व कुरीर दोस्तों सिर पर पहना जाने वाला आभूषण होता था, ठीक है। रक्म दोस्तों वक्ष स्थल का आभूषण होता था। खादी कंगन होते थे। निष्क, निष्क यानी दोस्तों सोना, गले का स्वर्ण आभूषण। निष्क वैसे लेने देने का भी प्रयोग होता था, लेकिन विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय का ज्यादा काम यहाँ था, है ना। तो हम कोई विशेष रूप से कोई मुख्य मुद्रा नहीं थी निष्क सोने के रूप में। आपने टाटा का तनिष्क का नाम सुना, तनिष्क, तनिष्क। तो इसमें दोस्तों क्या है, देखिए टी का मतलब तो टी से तो टाटा है, और निष्क का मतलब क्या है, सोना। तो तनिष्क की ज्वेलरी देखिए ना, तो उसमें ये निष्क का मतलब सोना ही तो होता है। तो दोस्तों ये क्या है, निष्क क्या है, गले का स्वर्ण आभूषण। इसके अलावा देखिए दोस्तों पुरुष जो है वह दाढ़ी वगैरह का रिवाज रखते थे, दाढ़ी रखते भी थे, थोड़ी कटिंग वगैरह भी रखते थे। तो देखिए उस तरह के लिए शुर्क और नाई के लिए व्रत कहा गया है ना। ये शब्दावलियां हैं कुछ वैदिक कालीन शब्दावलियां, लास्ट में मैं पूरी करवा दूंगा। यहाँ जितनी आ रही है वो देख लो, जैसे अमाजू आ गई, वहतू आ गई, है ना, नर्प्त आ गया, शुर आ गया, शुर किसको कहते हैं उस तरह को, लेकिन आगे और बहुत सारी करवा दूंगा, ठीक है, सारी जो काम में आती है। इसके अलावा आगे देखिए भोजन एवं खान पान, ठीक है, भोजन एवं खान पान। देखिए मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, है ना। भाई पके हुए बैल के साक्ष्य मिलेंगे, देखिए भेड़ बकरी इनके भी मांस खा लेते थे, मांसाहारी भी थे शाकाहारी भी थे। शाकाहारी थे जो यव ये खाया करते थे। देखिए दोस्तों शीर पकोदन क्या होता था, शीर पकोदन है दूध में पकी हुई खीर को बोलते थे। यव यानी दोस्तों जो, ये तो एग्जाम में आता है, तो भाई जो है मुख्य खाद्य पदार्थ हम कैसे फसल थी। करम्भ क्या है, जो तिल आदि की सत्तू को दही में मिलाकर बनाया गया खाद्य पदार्थ। यवांगू क्या है दोस्तों, देखिए ये क्या अलग अलग रंग हो गया ना, यवांगू क्या है दोस्तों, जो का दलिया है। और ऋग्वेद में नमक व मछली का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप ये बात सुनिए, आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं थर्ड ग्रेड, एक हमारे यहीं पर रीट बोलते हैं राजस्थान के अंदर, आप सभी जानते हैं काफ़ी फेमस भर्ती है, तो उसके अंदर भी दोस्तों ये वैदिक काल टॉपिक है। तो मैं रीट वालों को पढ़ा रहा था, हालांकि काफ़ी डेप्थ की चीज़ है ये, है ना, डीप चीज़ है। तो रीट वाले विद्यार्थियों को भी मैंने ये चीज़ें पढ़ाई कि भाई खान पान के अंदर क्या क्या चीज़ें काम में लेते थे, ठीक है। और हालांकि कभी रीट में ये चीज़ें आई नहीं, लेकिन मेरा ये रहता था कि थर्ड ग्रेड टीचर है, चाहे सेकंड ग्रेड चाहे फर्स्ट ग्रेड, मैं किसी को भी पढ़ाऊँ तो मैं एकदम दिल से पढ़ाऊँ। मुझे जो शॉर्टकट करना मुझे पसंद नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैंने यूजीसी नेट बैच लिया पढ़ाने को। तो दोस्तों राजस्थान में इतने ज़्यादा कैंडिडेट है, 20 लाख कैंडिडेट है रीट के, है ना। मैं चाहता तो दोस्तों पढ़ाता और बहुत जल्दी मेरा यूट्यूब भी ग्रोथ हो, सब कुछ हो जाता, लेकिन दोस्तों नहीं, बिकॉज मुझे काटना छाटना पसंद नहीं है, मुझे एक्सप्लेन से डिटेल में जाना पसंद है। मैंने कभी शॉर्टकट इतना अपनाया नहीं लाइफ में, है ना, इसीलिए थोड़ा समय भी लग जाता है, लेकिन दोस्तों जो चीज़ होती है समय लगने के बाद वो अच्छी होती है। तो दोस्तों मैंने उनको पढ़ाया, तो मैंने भी उनको ये चीज़ें पढ़ाई, बट उनके नहीं आई। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा, आप पिछली बार वाला नेट देखिए, शायद फरवरी वाला है, इससे जस्ट पीछे वाला, उसमें दोस्तों कर्म पूछा गया है। कर्म का मतलब क्या है आप देखिएगा और आप बताइएगा कि हाँ सर पूछा गया है ना, कर्म का पूछा गया है। और उस समय दोस्तों, उस समय तक कभी नहीं पूछा गया था वो, कभी, ठीक है। और उस समय मैंने अपने नोट्स में बकायदा, वो आज से हम कह सकते हैं 4 से 5 साल पहले के नोट्स थे, उसमें मैंने थर्ड ग्रेड वाले बच्चों को ये लिखवाया नोट्स में। अगर कोई थर्ड ग्रेड वाली तैयारी करने वाला बच्चा उन्हीं नोट्स को लेकर दोस्तों अगर वो नेट का पेपर देने बैठे, तो ये क्वेश्चन तो उसको मिलता कि हाँ यार, क्योंकि दोस्तों डिटेल में पढ़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये पूछा भी जा चुका, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो चीज़ मैंने एज एक प्राइमरी टीचर्स वाले कोई बैच में पढ़ा है, थर्ड ग्रेड टीचर वाले बैच में पढ़ा है, वो चीज़ यूजीसी नेट में आ रही है, हाँ, क्योंकि मैंने डीप में पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों ये खाने पीने की चीज़ें हैं, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। यही था शायद, कर्म भी था शायद, यवांगू था, दोनों में कर्म भी था शायद, है ना, देख लेना बाकी एक बार, है ना। तो ये खाने पीने की चीजें दोस्तों याद रखना। इसके अलावा आगे देखो, अपूप धृतवंत, ये घी में पके हुए मालपुए, भाई मालपुए। इसके अलावा मंथ, दही का मट्ठा है। उक्षान, अग्नि में पका हुआ बैल है, ठीक है। ये कुछ चीजें थी, ये मांसाहार के साक्ष्य हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आर्थिक जीवन की बात करें, अब हम अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था जो है वह पशुपालन पर आधारित थी। पशुपालन, कृषि भी होती थी, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों 10,000 से भी ज्यादा जो है ऋग्वेद के अंदर हम सूक्तियां देखते हैं, जिसके अंदर केवल 24 ही सूक्तियों के अंदर कृषि को लेकर, इट मीन्स कम है ना।
बाकी दोस्तों पशुओं के अंदर हम कह सकते हैं अश्व का बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है, ठीक है, गाय का बहुत महत्व मिलता है, गायों के लिए युद्ध होते थे, ठीक है। देखिए ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन कृषि व आखेट से संबंधित थे। इस समय कृषि द्वितीयक पेशे पर है, इट मीन्स पहले पेशे पर पशुपालन है। ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में हमें कृषि प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। इस मंडल में लगभग 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख मिलता है, बहुत कम, इतने सारे श्लोकों में केवल 24 श्लोकों के अंदर, इट मीन्स बहुत कम उल्लेख है, इट मीन्स बहुत कम प्रचलन था, ठीक है, उल्लेख मिलता है, लेकिन था, जैसे हमने यौ का नाम देखा, जो था, ठीक है, मिलता है। अश्विनों के द्वारा मनु को हल चलाना सिखाया गया, वहीं पूषण से हल चलाने के लिए कई प्रार्थनाएं की गई। तो दोस्तों इट मीन्स दोस्तों कृषि होती थी, हल चलाने के साक्ष्य यहाँ पर देखने को हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से जो कर दिया जाता था उसे बलि कहते थे। कल मैंने आपको बलि भी पढ़ाया था और मैंने कहा था भाई बलि मुख्यतः अनाज के रूप में ही दिया जाता था। तो अर्थव्यवस्था में दोस्तों कृषि का थोड़ा बहुत रोल था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्राथमिक पेशा पशुपालन था, जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, और पशुओं में गाय का अधिक महत्व था, इस कारण अधिकांश नाम गाय के नाम पर ही रखे गए, ठीक है। देखिए गाय को अघन्या कहा गया, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यानी न मारने योग्य। देखिए ऋग्वेद में समस्त देवताओं को गाय से उत्पन्न बताया गया है। पशुधन की रक्षा के लिए अनेक मंत्रों का विधान मिलता है। गाय संपत्ति का अधिकार थी, इस कारण गाय की खोज के लिए होने वाले युद्धों को गेशु, गव्य, गम्य, गविष्ठी कहा गया। कल करवाया था ना, गाय के लिए युद्ध किए जाते थे, कल करवाया था ना, ये बात दोबारा रिपीट हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आर्य बाघ व गेंडे से परिचित नहीं थे, है ना, ये चीज याद रखना। नमक से भी परिचित नहीं थे, मछली से परिचित नहीं थे, बाघ और गेंडे से परिचित नहीं थे, ठीक है। ऋग्वेद में गो संपदा का समानार्थक शब्द रई है, जिसका अर्थ है धन, यानी गाय को धन माना गया है। गो संपदा के लिए रई शब्द का यूज किया गया है। अश्व का प्रयोग सर्वाधिक बार हुआ, अश्व सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों, सबसे ज्यादा बार प्रयोग होता है। इसके अलावा उष्ट्र है, ऊंट, महिष, गोरी या गवल, भैंस, गदर्भ, गधा, मृग, हिरण, अजा यानी बकरी, अवि यानी भेड़, इन जानवरों के बारे में भी जानकारी थी। बाघ और गैंडे के बारे में जानकारी नहीं थी। अर्थव्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण रोल निभाते थे ये लोग, अर्थव्यवस्था में ये पशु जो है महत्वपूर्ण रोल निभाते थे, ठीक है। आगे देख रहे हैं, देखिए गवल यानी भैंस, गोमत यानी धनी व्यक्ति, दुहिता यानी पुत्री, ध्राती या सृष्टि यानी दराती, है ना, दराती कृषि वगैरह काम में आ जाती है। अवटू यानी कुएं, कुएं से सिंचाई होती थी। कुल्ले यानी नहर, दोस्तों इंपॉर्टेंट है अवटू और कुएं। करीश यानी खाद, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करीश और शक्रत का जो यूज है वह गोबर की खाद के लिए किया गया। करीश यानी खाद और शक्रत यानी गोबर, ये गोबर की खाद ही एक प्रकार से, ठीक है, इन दोनों का यूज गोबर की खाद के लिए किया गया है, ठीक है, याद रखना। और कह सकते हैं हम ठीक है, ये कुछ शब्दावली। बाकी दोस्तों लास्ट में एक शब्दावली करवाऊंगा पूरी। अभी हम कृषि संबंधी बात पढ़े तो कुछ कृषि संबंधी, सॉरी हम कृषि या फिर अर्थव्यवस्था की बात करें तो कुछ कृषि और अर्थव्यवस्था संबंधी या शब्दावली हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कृषि करेंगे तो गोबर खाद की सबकी जरूरत पड़ेगी, तो वो शब्दावली हमने देख ली है यहाँ। आगे देखिए नेक्स्ट, लांगल यानी हल, ठीक है, सीता यानी हल रेखा, इसके अलावा किनाश यानी हल वाहा, हल चलाने वाला। लांगल का प्रयोग दोस्तों, लांगल एग्जाम में आ जाता है, याद रखना। अर्दर है अनाज मापने का यंत्र, स्थीवी है अनाज संग्रह का पात्र। अघन्या दोस्तों कितनी बार कराया, गायों के लिए, न मारने योग्य। इसके अलावा वशा यानी बंध्य गाय, ठीक है। तो अघन्या क्या है, न मारने योग्य गाय, इसको अष्टकर्णी भी बोल देते हैं, ठीक है, यानी गायों का महत्व यहां हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में व्यापार वाणिज्य का प्रचलन था, यह वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, वस्तु विनिमय के ऊपर क्या था, आधारित था। समझ में आ रहा है, ठीक है। आर्य पणियों से डरते थे। भाई पणी वर्ग जो है वह व्यापारी वर्ग था, मुख्य रूप से दोस्तों व्यापारी वर्ग जो है पणी वर्ग, पणी ये एग्जाम में आता रहता है ना, व्यापारी वर्ग था ये। और आर्य जो है वह पणियों से डरते थे क्योंकि इनकी गाय चुरा लेते थे। आर्य पणियों से डरते थे क्योंकि इनकी गाय चुरा लेते थे। पणियों का उल्लेख व्यापारी के रूप में हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ये ब्याज पर पैसे भी देते थे, पणी वगैरह ब्याज पर बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे। इसके अलावा वैंकनाट क्या होते थे, सूदखोर, जो ब्याज पर पैसा दिया करते थे, है ना, सूद, है ना। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के अंदर और बहुत सारे लोग थे, जैसे तक्षा है, बढ़ईगिरी करने वाला। इसके अलावा कर्मा है, धातु से संबंधित काम करने वाला। स्वर्णकार है, ठीक है, सोने संबंधी काम करने वाला। चरमकार है, चमड़ी से संबंधित काम करने वाला। कुंभकार है, आदि का भी उल्लेख मिलता है। और दोस्तों आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ऋग्वैदिक काल में ये सारे ही काम जो है ये सम्मानजनक काम थे। कोई भी काम जो है हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था, सम्मानजनक काम थे सारे के सारे, ठीक है। अर्थव्यवस्था में ये सारे कार्य, ये सारी गतिविधियां होती थी। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पशुपालन के ऊपर आधारित थी, ठीक है। आगे देखते हैं, परुष्णी नदी के तट पर बढ़िया किस्म के ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे, जिनको दोस्तों
शुनघव्य, है ना, जिनके लिए दोस्तों शुनघव्य शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। परुष्णी नदी यानी रावी, रावी नदी है ये, जिसके अंदर प्रसिद्ध 10 राग युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। ऋग्वेद में रजत चांदी का उल्लेख दोस्तों नहीं मिलता है। चांदी का जो खुलकर उल्लेख है अथर्ववेद के अंदर में देखने को मिलता है, ऋग्वेद में नहीं मिलता, अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिल जाता है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को दोस्तों कुलाल कहा जाता था, और चमड़े के, है ना, चमकड़े नहीं, चमड़े, चमड़े का काम करने वाले को चरमकतन कहा जाता था ना चमड़े का काम करने वाले को। ये कुछ व्यापारी है, हम कह सकते हैं भाई कुछ अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले कुछ लोग हैं, जिनका नाम यहाँ पर दोस्तों देखने में मिलता है। हालांकि शब्दावली और भी बहुत कुछ है ना, अलग अलग लोग हैं, लेकिन दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में शब्दावली में दे दूंगा। अभी अर्थव्यवस्था को समझने का काम है, तो अर्थव्यवस्था में हम समझ सकते हैं कृषि होती थी, लेकिन दोस्तों ऋग्वेद के अंदर केवल 24 श्लोक कृषि से संबंधित है। इट मीन्स कृषि का महत्व थोड़ा कम था, और दोस्तों पशुपालन का महत्व ज्यादा था। घोड़े का बहुत ज्यादा बार उल्लेख हुआ है, उसके बाद गाय एक बहुत दोस्तों प्रमुख पशु माना जाता है। बाकी बकरी भेड़ इनसे परिचित थे, और बाघ और गैंडे से परिचित नहीं थे यहाँ के लोग। नमक के बारे में नहीं जानते थे यहाँ के लोग, मछली के बारे में नहीं जानते थे यहाँ के लोग। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों कुल मिला के ये अर्थव्यवस्था में तो इतनी ही बातें थी नॉर्मल, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, एंजॉय किया होगा आपने आज का लेक्चर। और दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट में कि आज की क्लास आपको कैसे मिली। और दोस्तों बस चीज़ें यही है कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट चीज़ें माइंड में बैठ गया दोस्तों, तथ्य तो वैसे ही याद हो जाएंगे। तथ्यों को रटने के पीछे हम कब तक भागेंगे दोस्तों, है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।